बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी आप लोगों की सेहत का ख्याल रखता है और हम लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में बात करते हैं, बीमारियों के बचाव के बारे में बात करते हैं, बीमारियों के मैनेजमेंट के बारे में, और पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं ताकि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम तमाम लोगों तक पहुँचाई जा सके। हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन हमारा मकसद है और बीमारियों के प्रिवेंशन को मोटो बनाना, बीमारियों के प्रिवेंशन को सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस देना, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं थ्रू हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस। आज भी इसी मौजू को, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज मौजू क्या है हमारा, मैं बताते चलूं कि सेहत ज़िंदगी हमारा फेसबुक पेज है, फॉलो करें उसे ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे बात करनी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर समिया यास्मीन। डॉक्टर साहबा जो हैं वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहबा से हमारी बात होगी एक ख़ास किस्म का कैंसर, एक ख़ास किस्म का लिम्फोमा जिसको हॉजकिन्स लिम्फोमा कहा जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस मौजू पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस मौजू पर हम लोग आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। कैंसर है, कैसा कैंसर है, कैसे पहचाना जाता है, क्या इलाज है, उसका इन तमाम सवाल हैं जो डॉक्टर साहब से हम लोग पूछेंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, लोगों की अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। बड़ा एक डिफरेंट सा टॉपिक है, हम लोगों ने इसका नाम कम सुना है, हॉजकिन्स लिम्फोमा आपने कहा इस पे बात की जाएगी, तो मैं तो सिंपली आपसे यही पूछूंगा कि डॉक्टर साहब क्या है हॉजकिन्स लिम्फोमा? कैंसर है? अगर कैंसर है तो किस किस्म का कैंसर है? बिल्कुल, इसके बारे में मैं बताती हूँ, बट अगेन आई थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर बिकॉज आई फील कि जो पाकिस्तान में जो हमारी सारी पॉपुलेशन है उनको कैंसर के बारे में अवेयरनेस जो है जनरली बहुत कम है। तो इसीलिए क्या है कि जब कोई भी अगर आपको कैंसर को ले लें तो उसमें हमारे पास पेशेंट आते आते इतना लेट कर देता है कि जो डायग्नोसिस वो फिर जो स्टेज होती है वो बढ़ जाती है, तो ऑफ कोर्स फिर वो आपके जो क्योर के चांसेस होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि इसके जरिए हम लोगों को एजुकेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अब बात आती है लिम्फोमा की, और आज जो हमने टॉपिक चुना है लिम्फोमास की, क्योंकि बहुत सारी अकसाम है, तो हम बात करेंगे आज हॉजकिन्स लिम्फोमा पे। तो हॉजकिन लिम्फोमा जो है ये एक तरह का ब्लड कैंसर है जो कि गिल्टियों की शक्ल में नमूदार होता है। ठीक है। और वो जो गिल्टियाँ होती हैं वो जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो गिल्टियाँ होती हैं वो गर्दन के अराउंड जो सारा एरिया है उसके, आपके गले के अराउंड गिल्टी बन जाना, बगल में गिल्टी बन जाना, और कुछ केसेस में टांगों के साथ गिल्टी बन जाना, और इसके अलावा इंटरनली भी जिस्म के अंदर भी, जैसे कि हम बाहर की गिल्टियों को तो हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट बाज़ औक़ात क्या होता है कि बॉडी के अंदर, चेस्ट में या पेट के अंदर गिल्टियाँ मौजूद होती हैं जो ऑफ कोर्स नज़र तो नहीं आती या महसूस तो नहीं होती हैं, लेकिन उनको टेस्टों के ज़रिए जो है वो अप्रोच किया जा सकता है। सही। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर हम देखते हैं कि ये जो इस तरह की गिल्टियाँ हैं ये हमारे बदन में अक्सर मुख्तलिफ़ जगहों पे होती हैं, और हम अगर कभी किसी से डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये कुछ नहीं है, ये ऐसी बनी हुई है, तो वो फिर क्या चीज़ होती है? देखिए, गिल्टी जो है ना, हर एक गिल्टी की ऑफ कोर्स एक अपनी टाइप होती है। अगर हम स्पेसिफिकली हॉजकिन्स लिम्फोमा के बारे में बात करेंगे ना, तो ये जो इस गिल्टी होती है टिपिकली पेनलेस होती है, मतलब इसमें दर्द नहीं होता। ठीक है। कि अगर आपको जो फील आती है वो बड़ी रबरी सी आती है, जैसे रबर होता है ना, उस तरह की फीलिंग आती है। और बाज़ औक़ात होता क्या है कि ये अपना साइज वक्त के साथ बगैर ट्रीटमेंट के भी छोटा या बड़ा करता रहता है। बट द थिंग इज कि हमने सिर्फ खाली एक गिल्टी को तो नहीं देखना, हमने उसके एसोसिएटेड जो अलामात होती हैं हमने उसको भी देखना होता है। एंड जो आप सवाल का जवाब है कि गिल्टियाँ वैसे भी बनती रहती हैं, तो उसमें यह है कि अगर आपको कोई भी कंसर्निंग गिल्टी लग रही है एंड ऑफ कोर्स ओवर द पैसेज ऑफ टाइम उसका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो फिर तो ये अलार्मिंग चीज है ना, तो यू शुड कॉन्टेक्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज।
सही, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या कोई ख़ास रीज़न्स हैं इस बीमारी के, कि वैसे तो कैंसर के बारे में नहीं कहा जाता है कि पीछे इसकी क्या रीज़न्स थे, तो इसके पीछे कोई रीज़न्स आप लोग देखते हैं? ओवरऑल अगर कैंसर्स की बात करें तो जो उसकी रीजंस को बताना, बस कुछ चंद कैंसर हैं कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा एसोसिएशंस को शो करते हैं, बट लिम्फोमा और अगर हम हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें तो इसकी जो एसोसिएशन है, एक वायरस होता है जिसका नाम होता है एप्स्टीन बार वायरस, और उसके साथ थोड़ी बहुत एसोसिएशन है और कुछ थोड़ा सा लिटरेचर है जो ये कहता है कि जो लोग कारपेंटर्स होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, या जो मीट हैंडलर्स होते हैं गोश्त के काम में, या फार्मर्स जो किसान वगैरह हैं, उसमें इसका थोड़ा सा इंसिडेंस जो है वो ज्यादा देखा गया है। अच्छा। बट इतनी कोई क्लियर कट एसोसिएशन नहीं है। एंड मैं ये बताती चलूं कि जो हॉजकिन लिम्फोमा है, इट इज वन ऑफ द वेरी कॉमनेस्ट लिम्फोमा इन पाकिस्तान। इसका इंसिडेंस कम नहीं है, ये बहुत कॉमन है, बच्चों में भी बहुत कॉमन है और बूढ़ों में भी बहुत कॉमन है। अजब। अच्छा डॉक्टर साहब जनरली थोड़ा सा बताइएगा कि क्या ये हम लोग सुनते हैं कि जी कैंसर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पहले बहुत कम सुनने में मिलता था किसी को कैंसर है, क्या ये वाकई बढ़ रहा है, या जैसे कि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि जी अब अवेयरनेस बढ़ रही है, अब डायग्नोसिस हो रहा है तो इस वजह से आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो विच वन यू चूज़? हाँ, पर हम एक्चुअली तो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, बट द थिंग विच इज वेरी अलार्मिंग इज इनफैक्ट कि इन सब चीज़ों का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। सही। और अभी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट पे एक बात की कि ये जो सारा आपका प्लेटफॉर्म है, इसका एक मकसद ये भी है कि जो हेल्थ एजुकेशन दी जाए, तो डिजीजेस की प्रिवेंशन की जाए, हम प्रिवेंशन के काबिल हो सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, प्रिवेंशन तो तभी आती है ना जब आपको समझ आती है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। सही। तो उसमें फिर ये है कि ऑफ कोर्स अगर हम ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात करें अपनी, तो उसमें बहुत सारी खराबियां हैं। कुछ जो हैं वो हमारे हाथ में हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइबल हैं, कुछ जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। अब उसमें जो मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूं, जैसे स्मोकिंग हो गई, ठीक है, तो स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ कैंसर, ठीक है, बट इट्स अ मॉडिफाइबल थिंग, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम रोक सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा लाइफस्टाइल आ जाता है, दैट इज वेरी सेडेंटरी, कि हमारी लाइफ में हमने कोई टाइम नहीं निकाला हुआ एक्सरसाइज का, हमने कोई टाइम नहीं निकाला हुआ कि हम अपने आप को टाइम दें, हम वॉक ही मामूली सी कर लें। तो ये जो लाइफस्टाइल है, और इस सब में मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो हमारी डाइट का है। अच्छा। तो डाइट जो है ऑफ कोर्स दैट इज, अब हर एक की पहुंच में तो मैं अगर इधर बैठ के कहना शुरू कर दूं कि जी आप ऑर्गेनिक खाएं, तो दिस इज इम्प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल। लेकिन ये है कि एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि जो बैलेंस्ड डाइट होती है, जैसे आप जो बहुत मीठा खाना, बेकरी आइटम्स खाना, चीनी का बहुत इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जाता है, तो दिस शुड बी डिस्करेज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो बहुत ज्यादा जो बैड फैट्स हैं ना, ऑयली चीजें, उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स अगर आप देखो, आप कंपेयर करो पिछली डेकेड्स में, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती चलूं, ऑफ कोर्स जिस पे इंसान का एक प्यार तो नहीं है, दैट इज जेनेटिक। लाइक अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है किसी भी कैंसर की, तो यू मे हैव अ हायर चांसेस एज कंपेयर टू बाकी लोगों की, कि आपको कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री एक बहुत सख्त फैक्टर है, जिसका एक बहुत ज़्यादा रोल है बहुत सारे कैंसर से। सही, बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत अहम क्वेश्चन जब भी ऑन्कोलॉजी की बात होती है, कैंसर की बात होती है, और आज आप जो है हॉजकिन्स लिम्फोमा के बारे में बात कर रही हैं, वो ये होती है कि जनाब लेट डायग्नोसिस हुआ, पता ना चल सका, या कुछ लोगों को तो पूरी ज़िंदगी पता नहीं चल सकता, वो ट्रीटमेंट करवाए बगैर बेचारे जो हैं वो एक्सपायर हो जाते। तो ये हॉजकिन्स लिम्फोमा में कैसे आप लोग इसका डायग्नोसिस करते हैं, कैसे, या अगर कोई घर में है तो उसको कोई थोड़ा बहुत कैसे शक हो और आइडिया हो कि जी मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? अच्छा देखिए, लिम्फोमास जनरली भी, अगर हम हॉजकिन्स की बात भी ना करें, या ओवरऑल, मैं चाहती हूँ कि लोगों के लिए हम इसको
सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करें। तो जो अब जरूरी नहीं है कि हर गिल्टी जो है वो कैंसर ही है, वो लिम्फोमा ही है। हाँ, बट ये तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है ना कि अगर ऐसी कंप्लेंट आ रही है, अगर आपको ऐसी अलामत आ रही है, उसके साथ आपको प्रॉब्लम भी होती है, वो साइज में बढ़ भी रही है, तो फिर अगर आप घर पे बैठ के उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, तो फिर तो कसूर है ना आपका। बिल्कुल तो उसमें कि अगर हम इस लिम्फोमा की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसमें ये होता है कि और शायद कोई अलामत हॉजकिन में नहीं होती, लेकिन कुछ पेशेंट बड़ी एग्रेसिव सिम्टम्स आती हैं जिनको हम बी सिम्टम्स कहते हैं, जैसे बुखार तेज रहता है, रात को बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, या वजन में बड़ी सिग्निफिकेंट कमी आती है डिस्पाइट इसके कि वो ठीक खा रहे होते हैं, या किसी की एपिटाइट जो भूख है वो भी कम हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, और एक बड़ा एक डिफरेंट सा एक कैरेक्टर है, बट प्रूराइटिस यानी कि पूरी बॉडी पे जो खारिश हो जा होना और उसकी कोई रीजन ना मिलना, ये भी हॉजकिन लिम्फोमा के साथ एसोसिएटेड है। तो पहला मैसेज ये है ना कि देखिए, अपनी फिक्र तो खुद ही करनी है ना, किसी दूसरे बंदे ने तो करनी नहीं। तो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो इसको ना डर को भी लेके बैठे रहते हैं, बिकॉज देखिए हम सबको इतना तो पता है कि कैंसर का इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। तो कुछ लोग जो डिनाइल में रहते हैं, इस डर में भी रहते हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि नुकसान उससे सिर्फ अपना ही होता है, बिकॉज आप उस स्टेज को डिले करी जा रहे हो, आप स्टेज को आगे पहुंचाई जा रहे हो। और जो आपने लिम्फोमा की डायग्नोसिस की बात की, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो एक्सेसिबल नोड होता है, जो भी गिल्टी जो आराम से आप देख सकते हैं, जो बॉडी की ऐसी जगह पे है, जैसे मैंने आपको कहा कि गर्दन पे मोस्टली होते हैं, तो उसकी बायोप्सी कर लेते हैं, यानी कि उसका टुकड़ा लेके उसका टेस्ट करते हैं, और उसके ऊपर फिर जो है ऑफ कोर्स इसकी टाइपिंग हो जाती है, पता चल जाता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा, दो ही टेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस में। दूसरी जो चीज है ना वो स्कैन है, सीटी स्कैन है, जो कि पूरी बॉडी का होता है। सही। क्योंकि जो हमें देखने में जो बीमारी नजर आ रही होती है, विजिबल जो हमें नजर आ रही होती है, जरूरी नहीं होता कि वही स्टेज है, उधर तक ही महदूद है। तो जिस्म के जो हिस्से हम नहीं देख सकते, जैसे मैंने बताया कि चेस्ट के अंदर गिल्टियां हो सकती हैं, पेट के अंदर हो सकती हैं, तो उनको देखने के लिए फिर सीटी स्कैन जो होता है, इन दो चीजों की मदद से, सीटी स्कैन और बायोप्सी की मदद से, ना सिर्फ हम तशखीस करते हैं बल्कि हम स्टेज जो है उसको भी डिटरमिन करते हैं कि क्या स्टेज है इसकी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की जो आपने जिक्र किया कि बहुत से लोग इस डिनाइल में कि जी मुझे तो कैंसर हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है मुझे कैंसर है और फला, और वो डिले करते रहते हैं डायग्नोसिस को। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़, ये जो आपने बायोप्सी का जिक्र किया, इसको लेके भी एक बहुत बहुत बड़ा इशू हमारे माशरे में बनाया जाता है, जो कि आई थिंक जो है वो एजुकेशन ना होने की वजह से है कि जी लोग कहते हैं कि जी वो तो आपकी बॉडी में से एक पीस निकाल लेंगे और पता नहीं क्या कर देंगे आपको और फला। इसको थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा लोगों के लिए कि ये बायोप्सी जो है क्या होती है। हाँ, एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन में, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि एजुकेशन ना होने की वजह से प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स, बट कुछ मिथ्स एसोसिएटेड हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो टुकड़ा ले लेंगे क्या हो जाएगा। बट इसके मैंने ये देखा है कि एजुकेटेड तबका भी जो है, जो शहरों में रह रहा है, अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग भी, वो भी बहुत डिले करते रहते हैं इस चीज़ को। तो उसमें ये है कि बायोप्सी इज अ वेरी सिंपल टेस्ट, इसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती, ठीक है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, और इसमें बिल्कुल जो जिस जगह पे गिल्टी है, जैसे आप उस मामूली सा उसको सुन करते हैं, सुन करने के बाद उसका टुकड़ा जो है वो ले लेते हैं। तो ये कोई ऐसा हॉरिबल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी घबराहट में ही बैठ के इंतजार करते करते अपनी बीमारी को इतना डिले करना, तो उससे तो सिर्फ नुकसान जो होगा वो अपना ही होगा। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना प्रोग्राम में, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर सामिया यास्मीन की। डॉक्टर साहब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब बात कर रही हैं हॉजकिन्स लिम्फोमा के बारे में, जो कि कैंसर है। हम लोग इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर प्रोग्राम है, हमने मुख्तसर सा वक्फा लेना है, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। ब्रेक लेते हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सामिया यास्मीन हमारे से स्टूडियो में हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मैं ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है और उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है हॉजकिंस लिम्फोमा के बारे में। डॉक्टर साहब जो हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में हॉजकिंस लिम्फोमा के बारे में, जो कि कैंसर है, उसके बारे में बात की और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आपने तफसील के साथ इसकी रीज़न्स के बारे में भी बताया और इसकी डायग्नोसिस के बारे में भी बताया कि वेरी इजीली आप लोग इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। कोई इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जो थोड़ा सा सुन किया जाता है और उसका सैंपल ले लिया जाता है। डॉक्टर साहब, अगर एक शख्स को आप डायग्नोस कर लेते हैं तो फिर क्या स्टेप बाय स्टेप आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं? हाँ जी खुरम, देखें, ऑफ कोर्स डायग्नोसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जी। और जब डायग्नोसिस हो जाती है ना, तो लिम्फोमा में और स्पेशली अगर हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें और इवन हर कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है ना, कि वो हमने कितना देना है, क्या देना है, वो डिटरमिन होता है स्टेज से। तो क्या स्टेज है, हमने बायोप्सी तो कर ली, सीटी स्कैन हमने किया, हमें स्टेज का अंदाजा हो गया। तो इस लिम्फोमा की 4 स्टेजेस होती हैं, 1 से लेके 4 तक होती हैं। लेकिन जो मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ लोगों को ना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो लिम्फोमास हैं वो स्टेज 4 पे डायग्नोज होते हैं। रीजन यही है कि डिले ऑन पार्ट ऑफ पेशेंट्स मोस्टली। वहाँ कुछ ऐसा तबका है कि जिसकी एक्सेस ही नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे, दैट इज अनदर थिंग। बट जो लोग खुद से डिले करते जाते हैं मोस्टली स्टेज 4 पे आके वो डायग्नोज होते हैं, जो हमारी ज्यादा रेशो है। बट अगर ये मैसेज देने का मकसद यही है कि आप जितना जल्दी इसको पकड़ोगे, स्टेज भी उतनी अर्ली होगी, क्योर के चांसेस भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे होंगे और साथ में ट्रीटमेंट भी छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सही जी। तो अब जब हमने स्टेज को डिटरमिन कर लिया कि हमने कौन सी स्टेज है, तो उसके मुताबिक जो है हमने इसका ट्रीटमेंट देना होता है। सही। तो ट्रीटमेंट में जो मेन चीज है ना, दैट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो एक इसको अगर मैं सिंपल करूं, वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही होता है। कीमोथेरेपी इंजेक्शंस, टीके, ड्रिप्स होती हैं जो कि कैंसर के इलाज के लिए जो दवाइयां हम देते हैं उसको हम कीमोथेरेपी का नाम देते हैं। सही, ठीक है। तो मेन इलाज इस लिम्फोमा का है वो कीमोथेरेपी के जरिए ही है, लेकिन स्टेज के मुताबिक कुछ लोगों को कीमोथेरेपी जब खत्म होती है तो उसके साथ रेडिएशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जो रेडिएशन होती है ना, वो जिस्म के किसी एक हिस्से तक महदूद होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर किसी की गर्दन पे बहुत बड़ी गिल्टी थी जी, हमने उसको कीमो श्रिंक भी कर दिया, हमने खत्म भी कर दिया इवन, तो उसके बाद जो है उस एरिया को हम थोड़ा रेडिएट भी कर देते हैं, यानी कि रेडिएशन भी वहां पर लगा देते हैं। ठीक है। मेन जो इसमें रोल है ना वो कीमोथेरेपी का ही है, जो कि इंजेक्शन एंड टीकों की शक्ल में होता है। इसका एक स्केड्यूल होता है डिफाइंड, एक खास ड्यूरेशन के बाद जो लगता है रिपीट होता है, डॉक्टर की सुपरविजन में होता है। तो मेन जो ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी से। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेजेस का आपने भी जिक्र किया और हम अक्सर सुनते भी रहते हैं कि जी स्टेज अगर डिले हो जाए तो वो बहुत ख़तरनाक होती है। अगर कौन सी स्टेजेस आप कहती हैं कि हॉजकिन लिम्फोमा को अगर हम उसकी बात करें तो कौन सी स्टेज में, या अगर टाइम पीरियड हम कहा जाए कि कितने अरसे के बाद अगर हम आ जाएं तो उसमें ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो पाता है? देखिए, मैं तो यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर छोटी सी भी एक गिल्टी नोट कर ली है जी, ठीक है, जो कंसर्निंग लग रही है, ठीक है, उसको अगर आप लेट नहीं करेंगे, फौरी तौर पर उसको ले आएंगे नोटिस में, डॉक्टर के भी और ले भी जाएंगे, टेस्ट भी करा लेंगे, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो लिम्फोमा निकल आता है तो हो सकता है कि वो स्टेज 1 हो। ठीक है। मोस्टली ऐसा कि अगर आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं स्टेज 1 होती है। ना सिर्फ ये कि ट्रीटमेंट छोटा होता है, बल्कि उसकी जो क्योर का वर्ड क्या होता है खुरम, कि हम कहते हैं कि जब हम किसी बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको हम क्योर का लफ्ज देते हैं। तो क्योर, ये थोड़ी एक अच्छी बात है कि लाइक आप क्योर को अचीव करना चाह रहे हैं, जड़ से उसको खत्म करना चाह रहे हैं, तो जितनी जल्दी आपको पहला साइन आया है, आपने उसका इन्वेस्टिगेट करवाया, डायग्नोस कराया, और अगर ये निकल भी आया है, ट्रीटमेंट भी बहुत छोटा हो जाएगा और उसकी जो प्रोग्नोसिस होगी वो भी एक्सीलेंट होती है।
ज़बरदस्त, ठीक है। यानी जितना जल्दी आप जैसे ही थोड़ा सा आपको शक होता है, आप फ़ौरन जो है डॉक्टर को चेक कराएं ताकि उसका डायग्नोसिस को किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अगर थोड़ा लेट जो लोग आते हैं स्टेज 4 में, जैसे आपने जिक्र किया, तो ये कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बाद 100% आप लोग ओके कर लेते हैं पेशेंट को या नहीं, उसमें कुछ खराबी, कुछ मसला रह जाता है, और या रीअकरेंस का कोई चांस होता है? खुरम, जो स्टेज अर्ली स्टेज, जैसे आप स्टेज 1 कह लो या 2 कह लो, उसमें तो क्योर के चांसेस बड़े हायर होते हैं, जैसे कि मोस्टली पेशेंट्स हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद। अच्छा, बट स्टिल एक इनकरेजिंग बात जो है, इवन क्योंकि पेशेंट्स के जहन में जो कैंसर के साथ अगर स्टेज 4 का वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो वो समझते हैं कि दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आप टर्मिनल स्टेज पे हो, आप आखिरी स्टेज पे हो जी, जो कि कैंसर्स के लिए ट्रू भी है। लेकिन जो मैं इधर बताना चाह रही हूँ कि लिम्फोमास जो है ना वो डिफरेंट है। लिम्फोमास में खुशकिस्मती से स्टेज 4 में भी अगर पेशेंट डायग्नोज होता है तो दे डू हैव 50 to 60% चांसेस ऑफ क्योर, जो कि एक बहुत ज्यादा हाईएस्ट नंबर है किसी कैंसर के लिए, कि अगर 50 से 60% मरीज स्टेज 4 पे भी क्योर हो रहे हैं। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल किया कि आप जो रिलैप्स के, यानी कि उसके वापस आने के चांसेस जो होते हैं, देखिए एक तो कैंसर एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी बीमारी है कि अगर कोई पेशेंट मुझे ये कहेगा कि क्या मैं, कोई भी कैंसर आप ले लें, कि मैं हमेशा के लिए ठीक हो गया, उस 100% मुझे कभी वापस नहीं आएगा, अनफॉर्चुनेटली मेरा जवाब यस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं पेशेंट को क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है कि वापस आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमेशा के लिए क्योर हो जाते हैं। बट थिंग इज, जो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 है ना, उसमें जो रिलैप्स के और रिकरेंस के जो चांसेस होते हैं, दोबारा वापस आने के जो चांसेस होते हैं, वो भी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कि अगर हम अर्ली स्टेज में पेशेंट को डायग्नोज और ट्रीट कर दें। ज़बरदस्त, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तफसील से सारा जो है हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में बात की। थोड़ा सा डॉक्टर साहब आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि आपको भी मालूम है और पूरी दुनिया जो है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी प्रिवेंशंस की तरफ आने की कोशिश कर रही है, बीमारियों से बचाव की जो है वो तगदाओं में लगे रहते हैं लोग, ताकि जो है वो पेशेंट बर्डन कम किया जा सके, सफरिंग और जो फाइनेंशियल सफरिंग है उसको कम किया जा सके। तो जनरली कैंसर्स में और हॉजकिन लिम्फोमा में क्या कैसे आप देखती हैं? आपने लाइफस्टाइल के बारे में बात की, थोड़ा सा इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो पेशेंट बड़ी इजीली इस चीज़ को अगर अडॉप्ट कर ले तो वो बीमारी से, कैंसर से बच सकता है। बिल्कुल, एंड आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ना, जो कि अगर आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर आप प्रिवेंशन पे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मेरा ख्याल है उसका जो सिला है वो हमें ज़्यादा मिलेगा ना, एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, हर लेवल पे। तो जिस तरह मैंने बताया कि इस वक्त जो बहुत सारी बीमारियां हैं ना, वो हमने लाइफस्टाइल से अपने खुद ही जमा कर ली हुई हैं। तो उसमें अब जिस तरह मैं स्पेसिफिक कोई लिंक तो नहीं आपको दे सकती कि आपने ये किया ये कैंसर हो गया, बट ओवरऑल जब हम बात करते हैं, जिस तरह हमने कहा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, हेल्दी लाइफ जो डाइट होती है वो क्या होता है। अगर हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं डाइट से, कि हमने ये तो कहा कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे हमने कहा कि यू शुड अवॉइड कि आप बहुत मीठा ना खाओ, वाइट शुगर स्पेशली, ठीक है, वाइट शुगर स्पेशली, मीठा के और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उसमें सबसे बेहतर ये है कि अगर आपको बहुत मीठे की क्रेविंग हो रही है और आप वो शौकीन हैं, तो आप अपना जो फोकस है ना वो फ्रूट्स की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल, जो नेचुरल अल्लाह ताला ने सोर्सेज पैदा किए हुए हैं, आप उसकी तरफ लेके जाएं। आप अपनी डाइट में एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो फ्रूट्स का शामिल करें। अच्छा, दूसरा ये कि आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान में क्योंकि चाय एंड कॉफ़ी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल की जाती है, तो इसको तो शायद पीने से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल लोगों की हैबिट्स है कि वो चाय में 3-4 चम्मच 2 चम्मच चीनी जो है वो एवरेज इस्तेमाल करते हैं, और दिन में जितनी दफ़ा वो पीते हैं डालते हैं। तो ये जो चीज़ है कि दैट इज़ लाइक शुगर को ऑन्कोलॉजी में हम कहते हैं दिस इज़ वाइट पॉइजन, एक जहर है जो आप अपने अंदर उतार रहे हो। तो एक इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करें, फ्रूट्स को शामिल करें। दूसरा जो है ना, सब्जियां हैं, सब्जियां, कच्ची सब्जियां भी, पकी भी, स्पेशली कच्ची सब्जियां,
जो सलाद की सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ साथ अगर आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, और उसके अलावा जो रेड मीट है, जैसे जो बड़ा गोश्त है या छोटा गोश्त जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल तो जरूर करें, लेकिन उसको जरा मॉडरेशन में करें। सही। एंड एक चीज जो कि अब बहुत कॉमन होती जा रही है बिजी होने की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, कि हम हर चीज जो है ना वो स्टोर कर देते हैं, हम हर चीज फ्रीज कर देते हैं, हम प्लास्टिक के कंटेनर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर वही खाना हम गर्म कर करके खाते रहते हैं जी। तो ये जो है ना ये प्रिवेंटेबल है। आई मीन अगर आप बहुत बिजी हैं बट अनफॉर्चुनेटली आप बहुत अर्न कर रहे हैं या जो भी आपके गोल्स हैं आप अचीव कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप अपना एक वक्त का खाना फ्रेश बना के खा सकें, तो फिर उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा, फिर जो मोटा मोटा हमने डाइट के बारे में बात की जी, उसके साथ ये है कि जो लाइफस्टाइल है, आप बहुत सारे पेशेंट्स जब आएंगे, आप उनको अगर जब ये मशवरा देते हो कि एटलीस्ट आप वॉक से स्टार्ट करें। जी। अब हर एक के पास जिम नहीं होता, मतलब लोगों को जब आप कहे ना आप एक्सरसाइज करें तो लोग आपको जवाब देते हैं जिम, हम तो जिम नहीं जा सकते। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। आप जो है बिल्कुल एक लोअर लेवल से स्टार्ट करें। लोअर लेवल क्या है? आप वॉक तो हर कोई कर सकता है, हर तबका कर सकता है, उसके लिए कोई इक्विपमेंट जो है वो नहीं चाहिए। तो आपकी बॉडी जो है उसको यूज टू हो जाएगी एंड यू हैव टू इंक्रीज द टाइम। जैसे आप नहीं अगर वॉक हो रही तो आप 15 मिनट से शुरू कर लें, आप उसको आधे घंटे पे ले जाएं, आप उसको 1 घंटे पे अल्टीमेटली जो है वो लेके चले जाएं। क्योंकि आपको पता है जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, ये ना सिर्फ अब वो बाकी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च में बहुत इमर्ज होके ये आ रहा है कि कैंसर के साथ भी बहुत सारी मतलब बहुत सारे कैंसर के साथ भी मोटापे की जो एसोसिएशन है वो है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, आप डाइट से और लाइफस्टाइल से ऑफ कोर्स जो है अपनी जो इन चीजों की प्रिवेंशन को बहुत हद तक जो है अचीव कर सकते हैं। लेकिन विल चाहिए, इसके लिए आपको खुद ये अपने आप को बताना है कि मुझे हेल्दी रहना है। ये नहीं कि बस एक मशीन बन जाए और सब कुछ करते रहे। तो यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। तो ये चीज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है जब आप खवातीन हैं हमारी, आप उनको जब ये मशवरा देते हैं कि आप एक्सरसाइज करें या वॉक करें, तो आपको जवाब मिलता है कि हम तो सारा दिन बहुत काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो काम है ना, दैट इज नॉट एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप यहाँ से भी फ्री हो जाओ, माइंड से भी आप फ्री हो, आपके दिमाग को भी पता हो कि मैं आपकी मेरा लेयर टाइम है, मैं इसमें एक्सरसाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो ये दो चीजें ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। डॉक्टर भाई ये बताइएगा कि लोगों की कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए क्या हम इस वक्त हमारे मुल्क में कैंसर्स को ट्रीट करने के तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं क्या वो इंटरनेशनल लेवल के जो एक्सपर्ट्स हैं उसी तरह एजुकेटेड हैं? खुरम, जहाँ तक एक्सपर्टीज की बात है ना, जो ऑन्कोलॉजिस्ट की बात है, दो अभी भी उसकी बहुत कमी है पाकिस्तान में कि जिस तरह होना चाहिए, जितनी रेशो होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है। बट स्टिल जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो किसी से कम नहीं है। सही है। उनमें नॉलेज में कोई कमी नहीं है और उनकी एक्सपर्टीज में, उनकी कॉम्पिटेंस में कोई कमी नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर कमी है ना वो आ जाता है सेटअप्स में। हमारे पाकिस्तान में कैंसर की जो ट्रीट करने के जो सेटअप्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं, एंड दे आर सो फ्यू, आई कैन काउंट ऑन माय फिंगर्स, इतने वो कम हैं। और सेकेंडली ये कि कैंसर क्योंकि एक बहुत महंगा इलाज, और वो एक बहुत गरीब तबका क्या कि जो एक मिडिल क्लास भी है जो अच्छा अपना गुजारा चला रहा है, वो उसकी पहुंच से भी बाहर होता है। तो ये जो सरपरस्ती है ना, जब तक गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो ऑफ कोर्स इतना महंगा इलाज जो है वो एक आम आदमी की एक्सेस में नहीं होता। बट द थिंग इज कि इससे हमने डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल को भी कंपेयर करें तो पाकिस्तान में ये चीज जो है बहुत बेहतर हो गई है, बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। सेटअप्स बनने शुरू हो गए हैं, दवाइयाँ अवेलेबल हो गई हैं। हाँ, उस तरह तो नहीं है जैसे अमेरिका में है, यूके में है, बट स्टिल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए वो दवाइयाँ भी इंपोर्ट की जाती हैं।
लेकिन जिस तरह अब मैं आपको अपना बताऊं, आई बिलोंग टू शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, तो वहां पर एक बड़ी परसेंटेज है कि जिसका मुफ्त इलाज किया जाता है। इसी तरह और डिफरेंट जो ट्रस्ट हैं पूरे पाकिस्तान में, सही, जो मुफ्त इलाज भी करते हैं या जो सपोर्ट भी देते हैं पेशेंट को, सही। तो आई मीन इतना अंधेरा नहीं है, इतनी मायूसी नहीं है जो आज से पहले कुछ साल पहले थी, बट हाँ इस फील्ड बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। आखिरी क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा आपसे कि ऑन्कोलॉजिस्ट्स के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि ऑन्कोलॉजी की फील्ड बड़ी सख्त फील्ड है और बड़ी परेशान करने वाली, तो अक्सर ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं और डिप्रेस रहते हैं, तो इसमें हकीकत है आप लोग परेशान हो जाते हैं कैंसर पेशेंट्स को देख देख के? यस, दिस इज़ 100% ट्रू। सही। और इसमें आप देखें कि नॉर्मली जब आप डॉक्टरी में डिफरेंट पॉपुलेशन को डील कर रहे होते हैं, डिफरेंट बीमारियों को डील कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी सुबह शाम आपका सारा वक्त सिर्फ कैंसर्स में ही गुजरेगा, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी वेरी ड्रेनिंग। और ये है कि अगर मैं ओवरऑल आपको दुनिया का काम बताऊं, जो दुनिया भर में इस वक्त रेशो है बर्न आउट जिसको हम कहते हैं कि आप बर्न आउट हो रहे हैं अपनी, तो उसमें डॉक्टर्स में बहुत ज़्यादा है। पर डॉक्टर्स में जब जो टॉप बात होती है कि किस स्पेशलिटी में बर्नआउट सबसे ज़्यादा है, तो वो ऑन्कोलॉजी ही है। एंड आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि आप सबसे मुश्किल बीमारी को जो है वो डील कर रहे हैं। बट इन दी एंड खुरम, जब इतनी मुश्किल बीमारी से या इतनी मिजरी से पेशेंट निकलते हैं, पेशेंट क्योर होते हैं, तो एट द सेम टाइम इससे ज़्यादा रिवार्डिंग फील्ड भी आपको फिर कोई भी नहीं लगती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बड़ी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपने हम सबको दी, तमाम पाकिस्तानियों के लिए आपने बात की, और मकसद यही है आप लोग, आपका भी हमारा भी, कि इन बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके ताकि सफरिंग जो है वो हमारी कौम की कम हो सके। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर समिया यास्मीन की। डॉक्टर साहब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब ने जो है हॉजकिन्स लिम्फोमा के बारे में बात की, जो कि कैंसर है, उसकी वजूहात के बारे में बात की, ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में फिर और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।